हम अक्सर सुनते हैं कि सल्तनतें तलवार के दम पर बनती हैं और तोपों की गूंज में मिट जाती हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसी सल्तनत की है जिसकी मौत की दास्तां स्याही से लिखी गई थी। ये कहानी है अवध की। सोचने वाली बात है ना? क्या ये मुमकिन है कि जंग के मैदान से मीलों दूर बंद कमरों में बैठे कुछ लोग सिर्फ कागज और मोहर के दम पर एक जीती जागती रियासत को मिटा सकते हैं? क्या दोस्ती का दिखावा करके एक पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाया जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब है हाँ। और अवध की तकदीर इसकी सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक मिसाल है। ये कहानी किसी जंग में मिली हार की नहीं, बल्कि उस धोखे की है जो दोस्ती का नकाब पहन कर आया और एक पूरी सल्तनत को निगल गया। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी। दिल्ली में मुगल सल्तनत का चिराग बुझने की कगार पर था और उसकी कमजोर होती रोशनी में हिंदुस्तान के नक्शे पर कई नई आज़ाद रियासतें अपना सर उठा रही थीं। इन्हीं में से एक शख्स थे सादत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। कहने को तो वो मुगल दरबार में एक सूबेदार थे, पर उनकी आंखों में एक बादशाह का ख्वाब पलता था। 1722 में उन्होंने दिल्ली की कमजोर पकड़ का फायदा उठाया और अवध को एक आज़ाद रियासत की शक्ल दे दी। सादत खान के बाद उनके जानशीन आते गए। सफदरजंग, फिर शुजा-उद-दौला। अवध की नींव मजबूत हो रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पूरब से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो दोस्ती के भेष में था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अवध के किले में पहली दरार पड़ी शुजा-उद-दौला के ज़माने में। उन्होंने रोहिलों के खिलाफ अंग्रेज़ों से मदद ले ली और इसी मदद के बदले में हुई 1773 की बनारस संधि। इसके तहत अवध को 50 लाख रुपए तो देने ही पड़े, साथ ही वो अंग्रेज़ों के लिए एक बफर स्टेट बन गया। मतलब अब अपनी हिफाजत के लिए भी वो अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शुजा-उद-दौला के बाद गद्दी पर बैठे नवाब आसफ-उद-दौला, और उनके दौर में तो अवध जैसे जन्नत बन गया था। कला, तहजीब, शान और शौकत सब कुछ अपने चरम पर था। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंधेरा साया हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। उन्हीं ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया, और लखनऊ क्या शहर बना! शायरों की महफिल, संगीत का घर, अदब का मरकज, बड़ा इमामबाड़ा जैसी शानदार इमारतें बनी। आसफ-उद-दौला इतने दरिया दिल थे कि एक कहावत ही मशहूर हो गई, जिसको न दे मौला उसको दे आसफ-उद-दौला। लेकिन इस शान को बनाए रखने की कीमत चुका रहा था अवध का खजाना, जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। अवध की यही दौलत, यही शोहरत कंपनी की आंखों में खटक रही थी। उन्हें पता था कि ये सोने की चिड़िया है। अब बस वक्त था आखिरी वार का, एक ऐसी चाल जो अवध को हमेशा के लिए सोने की जंजीरों में जकड़ देती। साल था 1801, और अब कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड वेलेस्ली की, भारत का गवर्नर जनरल। और ये आदमी साम्राज्यवाद का एक माहिर खिलाड़ी था। उसने नवाब सआदत अली खान द्वितीय के सामने एक प्रस्ताव रखा। नाम था सब्सिडियरी अलायंस, मतलब सहायक संधि। नाम कितना मासूम लगता है ना, लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक बहुत गहरी साजिश छिपी थी। तो इस सहायक संधि में था क्या? सुनिए। पहली शर्त, ब्रिटिश फौज अवध में रहेगी नवाब की सुरक्षा के लिए। दूसरी शर्त, इस फौज का सारा खर्च नवाब साहब उठाएंगे। तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त, अगर नवाब पैसे नहीं दे पाए तो उन्हें अपने राज्य का हिस्सा देना पड़ेगा। और आखिरी शर्त, नवाब अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी से न दोस्ती कर सकते हैं न दुश्मनी। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने ही घर में कैदी बनने जैसा था। और खर्च कितना रखा गया? हर साल 76 लाख रुपए, 76 लाख। उस जमाने में ये एक ऐसी रकम थी जिसे चुकाना नामुमकिन था, और वेलेस्ली को यह बात अच्छी तरह से पता थी। ये संधि मदद नहीं, ये एक जाल था, अवध को तोड़ने के लिए, उसे लूटने के लिए। और अंजाम वही हुआ जो होना था। नवाब इतनी बड़ी रकम दे ही नहीं पाए, और नतीजा, अवध के सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ इलाके रुहेलखंड और गंगा यमुना दोआब कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिए। समझिए, एक ही झटके में अवध का आधा जिस्म और उसकी रूह दोनों निकाल लिए गए। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंचते हैं। इस कहानी के आखिरी किरदार हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, एक ऐसे बादशाह जिसके लिए उसकी सल्तनत से ज्यादा अजीज उसकी कला थी,
लेकिन किस्मत ने उनके सर पर एक ऐसा ताज रखा था जो अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। वाजिद अली शाह, उनका तखल्लुस था रंगीला पिया, और अपने नाम की ही तरह वो एक बेहतरीन कलाकार थे, शायर, संगीतकार, कत्थक के संरक्षक। लेकिन अंग्रेज़ों ने दुनिया के सामने उनकी छवि ऐसी बनाई कि वो एक कमज़ोर, अयोग्य शासक हैं। सच तो ये था कि वो एक कलाकार थे जिसे एक ऐसी जंग लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया था जो उनसे पहले ही हारी जा चुकी थी। अब स्टेज पर आता है लॉर्ड डलहौजी। उसे बस एक बहाना चाहिए था अवध को पूरी तरह से निगलने के लिए। देखिए उसकी चाल। कर्नल स्लीमन जैसे अंग्रेज अफसर अच्छी रिपोर्ट भेज रहे थे, कह रहे थे अवध में सब ठीक है। लेकिन डलहौजी ने उन सब रिपोर्ट्स को साइड में रख दिया और जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट को पकड़ लिया जिसमें झूठा इल्जाम लगाया गया था कि अवध में कुशासन है। बस बहाना मिल गया। और नियत तो डलहौजी की पहले से ही साफ थी। उसने खुद अवध के बारे में कहा था, ये एक ऐसी चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में खुद आ गिरेगी। तो अब बस उस चेरी को डाली से तोड़ने का वक्त आ गया था। खेल खत्म होने वाला था। और फिर आया वो दिन, फरवरी 1856। वाजिद अली शाह को तख्त से उतार दिया गया, उन्हें 12 लाख रुपए साल की पेंशन दी गई और कलकत्ता भेज दिया गया, हमेशा के लिए। कहते हैं जब वो अपने प्यारे लखनऊ से जा रहे थे तो अपनी ही लिखी ठुमरी गुनगुना रहे थे, बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए। सोचिए, एक बादशाह को उसके अपने ही घर से, उसकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था। कंपनी ने जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने अवध पर कब्जा करके अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन वो कितने गलत थे। वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक सल्तनत पर नहीं बल्कि एक सोए हुए ज्वालामुखी पर पैर रख दिया था। आज भी इतिहासकार अवध के इस विलय को डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य पर कब्जा नहीं था, ये एक ऐसी गलती थी जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के ताबूत में पहली कील ठोक दी। इसका असर क्या हुआ? पूरे अवध में गुस्से और नफरत की आग भड़क उठी। नवाब की फौज के जो हजारों सिपाही थे वो रातों रात बेरोजगार हो गए। पर सबसे जरूरी बात, कंपनी की अपनी बंगाल आर्मी में भर्ती होने वाले ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। उनके लिए यह सिर्फ उनके नवाब की बेइज्जती नहीं थी, ये उनकी आन बान और शान पर हमला था। और इसी बेइज्जती की चिंगारी एक भयानक आग बनी। ठीक 1 साल बाद 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई। अवध पर हुए इस जुल्म ने 1857 की क्रांति में घी का काम किया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ों तक हिलाकर रख दिया। तो अवध की कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी कलम की नोक तलवार की धार से ज्यादा गहरा जख्म दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जिस कलम ने अवध की कहानी खत्म की, क्या उसी कलम ने अनजाने में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी लिख दी थी? सोचिएगा जरूर।